जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना कि जब पुष्पम विभूति को यह दिखने लगा कि अब वो शिवम से जीत नहीं पाएगा, तो उसने उस गाड़ी में विस्फोट कर दिया, जिससे वहां के आसपास की हर चीज राख में बदल गई। शिवम उस विस्फोट में मारा गया या बच गया, ये बात अभी भी किसी को नहीं पता थी। वहीं दूर खड़े दो लोग ये सारी लड़ाई बड़ी ही बारीकी से देख रहे थे। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि शिवम का दुश्मन विधान रक्षक था। विधान रक्षक तक्षक नागवंश का नया नाग राजा था, जिसने नागवंश को हड़प कर सारे नागों को अपने वश में कर लिया था। वो अपने आदमियों के साथ यहाँ आया था और उसका आदमी वहां हो रही घटना की जानकारी उसे दे रहा था। उसके आदमी ने जब उसे विस्फोट के बारे में बताया तो विधान रक्षक को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शिवम को बहुत ताकतवर मानता था। इसके साथ साथ विधान रक्षक ये भी जानना चाहता था कि इलाहाबाद के तक्षक नागवंश के जो नाग हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसी बारे में उसका आदमी विधान रक्षक को सारी खबर देते हुए कहता है, नागराजा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन नागों को शिवम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि शिवम उनका असली नागराजा है, मगर शिवम उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे पता चला था कि कुछ वक्त पहले त्रिलिंगेश्वर मंदिर में शिवम पहुंचा था और इसकी वजह से वहां कुछ इच्छाधारी नागों को आत्महत्या भी करनी पड़ी, क्योंकि वो शिवम के सामने सच्चाई उगल नहीं सकते थे और शिवम उनसे सच्चाई जाने बगैर उन्हें छोड़ता नहीं, तो उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मुझे ये भी पता चला है कि उस मंडल के रक्षक इस आत्महत्या के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो इस मामले को काफी बारीकी से सुलझाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें पठान खानदान पर भी शक है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या तक्षक नागवंश के कुछ नागों और अरमाडा सेक्शन के रफीक पठान के बीच मुठभेड़ की वजह से हुई है। उन्हें शिवम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपने आदमी की बात खत्म होते ही विधान रक्षक ने सिर हिलाते हुए कहा, और जानकारी लगनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उस मंडल के रक्षक शिवम तक पहुंच जाएं और वो शिवम का साथ देने लगे। मैंने इन नागों को अपने वश में तो कर लिया है, मगर मैं अभी भी इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उस इल्जाम को किसी भी तरह अरमाडा सेक्शन के मत्थे मर दो, ताकि वो रक्षक हमेशा रफीक पठान पर ही शक करता रहे और शिवम की असलियत कभी किसी के सामने ना आए। अगर शिवम की असलियत इन सब के सामने आ गई और इन्हें अपने गुरुजी के वो पुराने आदर्श याद आ गए, तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जब तक मैं शिवम को ठिकाने नहीं लगाता, तब तक यही बेहतर होगा कि ये सारे नाग शिवम से दूर रहे, और जहां तक शिवम इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और इस मुश्किल का हल भी निकालना पड़ेगा। विधान रक्षक की बात सुनकर उसके आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी नागराजा, आप जैसा चाहते हैं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें। जब तक आप शिवम से निपटने का प्लान नहीं बना लेते, तब तक मैं इन नागों को शिवम से दूर ही रखूंगा। ये शिवम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपने आदमी की बात खत्म होते ही विधान रक्षक ने उससे दूसरा सवाल करते हुए कहा, ये तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुमने शिवम के हर मूव को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया है ना? मुझे उसकी हर तरह की रिकॉर्डिंग चाहिए। विधान रक्षक की बात खत्म होते ही उस आदमी ने बड़ी ही धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, जी नागराजा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शिवम की पूरी वीडियो अच्छे से बनाई गई है। उसका डुप्लीकेट बनवाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब समय आ गया है कि शिवम का डुप्लीकेट सबके सामने आए, ताकि वो यहाँ रहकर सारे मामले को हमारी तरह से हैंडल करे और लोगों को ऐसा लगे कि ये सब कुछ शिवम कर रहा है। उस वीडियो से शिवम का डुप्लीकेट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अपने आदमी की बात सुनकर और ये जानकर कि सब कुछ विधान रक्षक के प्लान के मुताबिक चल रहा है, विधान रक्षक बहुत खुश था और बस यही दुआ कर रहा था कि आज के इस विस्फोट में शिवम को भारी चोट आई हो या वो मर गया हो। अगर शिवम मर गया तो उसके लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर शिवम को भारी चोट आई तो कम से कम
उसे कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और अचानक बातचीत खत्म होने के बाद वो उस जगह से ऐसे गायब हो गए जैसे वो वहां थे ही नहीं। उनका एक भी निशान वहां मौजूद नहीं था। इतना तो क्लियर हो ही गया था कि तक्षक नागवंश को हड़पने के बाद इस डॉन ने काफी अलग अलग तरह की कलाओं पर अपना कब्जा बना लिया था और कहीं ना कहीं ये ताकत में और ज्यादा निपुण होता जा रहा था। अगर इस नाग राजा को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो इसे रोकना असंभव हो जाएगा। उन लोगों के वहां से जाने के कुछ देर बाद उस जगह की आग थोड़ी शांत हुई। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, मगर तालाब के बिल्कुल किनारे एक आदमी बड़ी ही शांति से खड़ा था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था और वो कोई और नहीं बल्कि शिवम था। शिवम तालाब के किनारे खड़ा होकर वहां लगी आग को लगातार देख रहा था और उसे ये दुख हो रहा था कि वो अपने दादाजी को नहीं बचा पाएगा। जहर का एंटीडोट उस आग में पुष्पम विभूति के साथ खत्म हो चुका था। पुष्पम विभूति और उसके सारे आदमी राख में बदल गए थे, मगर शिवम अभी भी जिंदा था। ये शिवम की ताकत का सबूत देने के लिए काफी था। पुष्पम विभूति मर चुका था। एंटीडोट अब तक शिवम के हाथ नहीं लगा था। लोग कहते हैं कि जापानियों को और खास तौर पर नागयोद्धा को काबू करना या उनसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अपने साथ अपनी सारी जानकारी लेकर चले जाते हैं। शिवम यही सब सोच रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई जिसने शिवम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मिस्टर शिवम, क्या आपने पुष्पम विभूति को हरा दिया? दरअसल ये आवाज रफीक पठान की थी। रफीक पठान और बाकी सारे लोग शिवम के पास आ पहुंचे थे। शिवम ने रफीक पठान की तरफ देखा और उसे गाड़ी दिखाते हुए कहा, पुष्पम विभूति और उसके आदमी उस विस्फोट में मारे गए। शिवम की बात सुनकर जब रफीक पठान और बाकी लोगों ने उस जली हुई गाड़ी की तरफ देखा तो वो हैरान हो गए। वो पलकें भी नहीं झपका पा रहे थे। वो सीन इतना ज्यादा डरावना था कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वहीं अब्दुल मियां और माहिम योद्धा विक्रम के तो मानो रोंगटे खड़े हो गए हों। वहां आग की लपटें निकल रही थी और यहां शिवम बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। उस गाड़ी की हालत को देखकर उन्हें यह तो पता चल चुका था कि आज यहां क्या हुआ होगा, मगर वो ये सोच सोचकर हैरान थे कि शिवम सेफ कैसे है। शिवम को एक खरोंच तक नहीं आई। शिवम के ऊपर आग का 1% असर नहीं हुआ, जो ये बताने के लिए काफी था कि शिवम किसी भगवान से कम नहीं है। शिवम के ऊपर किसी की तो कृपा है जो वो हर मुश्किल से बच जाता है। शिवम को सुरक्षित देखकर अभिमन्यु को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि अभिमन्यु के पास अपने नागवंश को बचाने के लिए सिर्फ शिवम ही था। उसे शिवम पर भरोसा था कि वो उस नए नागराजा को हराकर तक्षक नागवंश को दोबारा पहले की तरह बना देगा। उसने शिवम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अब बिल्कुल ठीक है। सर, हमने बिल्ला और हाथी को पकड़ लिया है जो पुष्पम विभूति के अंडर काम करते थे। वो उस बिल्डिंग से कुछ जड़ी बूटियों को बाहर लाने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल पुष्पम विभूति ने उस बिल्डिंग के अंदर काफी कीमती जड़ी बूटियों का कलेक्शन जमा करके रखा था और इन लोगों को इस कलेक्शन की सुरक्षा करनी थी। अभिमन्यु की बात सुनकर शिवम के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही उसने सुना कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ जड़ी बूटियां रखी थी, उसे थोड़ी खुशी हुई। उसने उन दोनों आदमियों की तरफ बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहा, ओह, तो सारी जड़ी बूटियां यहां संभाल कर रखी जाती थी। शिवम उन दोनों आदमियों की तरफ देख रहा था जो अभिमन्यु के पीछे अपने घुटनों पर बैठे थे। उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था। अभिमन्यु, रफीक पठान, माहिम योद्धा विक्रम, अब्दुल मियां और विश्वनाथ दिवाकर, इन पांचों ने मिलकर इन दोनों का वो हाल किया था कि वो मात्र सांस ले पा रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। वो शिवम की तरफ देख रहे थे, मगर उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी नजरें नीचे जमीन पर थी। वो अपनी जान की भीख भी नहीं मांग सकते थे।
उन दोनों की तरफ देखने के बाद शिवम को ये तो बात पता चल गई थी कि कम से कम अभिमन्यु ने नागयोद्या से किन्हीं दो को तो जिंदा पकड़ लिया है। वो उनकी मदद से कुछ न कुछ तो हासिल कर ही लेगा। इसलिए उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर बड़ी ही गंभीरता से सवाल करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या तुमने इनसे पूछताछ की? क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता चला जो हमारे काम आ सकता हो? शिवम की बात खत्म होते ही अभिमन्यु ने बड़े ही सम्मानपूर्वक शिवम को जवाब देते हुए कहा, जी मिस्टर शिवम, इन दोनों आदमियों को यह बात पता है कि जहर को कैसे ठीक कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि पुष्पम विभूति ने यह जहर बहुत पहले बनाया था और आपके दादाजी को भी यह जहर दिए बहुत वक्त बीत चुका है। उस वक्त इन लोगों ने ही उस जहर पर काम किया था। इन लोगों की मदद से ही पुष्पम विभूति उस जहर को बना पाया था। मगर मुझे डर है कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं। मैं बस इसी बात से डर रहा हूं। बाकी तो ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें उस जहर का एंटीडोट बनाना आता है। अभिमन्यु की बात सुनकर शिवम को थोड़ी राहत मिली। वो कुछ सोचने लगा। तभी अभिमन्यु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर शिवम, इनका कहना है कि ये वो एंटीडोट हम तक पहुंचा सकते हैं। बस ये आसान मौत मरना चाहते हैं, ये और टॉर्चर नहीं चाहते। अभिमन्यु की बात सुनकर शिवम के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और बड़ी ही गंभीरता से उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इन्हें किस तरह हैंडल करना है ये बात तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। शिवम की बात सुनकर अभिमन्यु समझ गया कि शिवम उससे क्या कहना चाहता है। वो तुरंत पीछे गया और उसने बिल्ला का गला पकड़ा और उसे धक्का मारते हुए शिवम के कदमों में गिरा दिया। बिल्ला के मुंह से लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। उसके शरीर पर बहुत चोटें आई थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि अभिमन्यु ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। बिल्ला से और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने उसे शिवम के पैरों पर फेंका, उसने शिवम के पैर तुरंत पकड़ लिए और उससे मौत की भीख मांगते हुए बोला, प्रभु, प्रभु, मुझे पता है कि उस जहरीले सांप के जहर को किस तरह ठीक करते हैं और मैं आपको वो एंटीडोट भी दे सकता हूं। बस मुझे एक आसान मौत दे दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बख्शेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे जान की भीख नहीं मांग रहा। मैं बस आपसे एक आसान मौत मांग रहा हूं। मैं अब और ये टॉर्चर नहीं सह सकता। क्या बिल्ला जो बोल रहा है वो सच है? क्या उसके पास सच में उस जहर का एंटीडोट है? क्या शिवम बिल्ला को मार देगा? क्या शिवम के सामने अब एक और दुश्मन आने वाला है? क्या शिवम बहुत जल्द तक्षक नागवंश के नए नागराजा तक पहुंच जाएगा? जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में सुना कि शिवम का नया दुश्मन यानी तक्षक नागवंश का नया नागराजा शिवम की काफी सारी रिकॉर्डिंग बनाकर लेकर गया है और उसका प्लान है कि वो शिवम का डुप्लीकेट बनाएगा। इसमें वो कितना कामयाब होता है ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वहीं शिवम उस विस्फोट से बच जाता है। शिवम को कोई खरोच नहीं आती, जिसे देखकर रफीक पठान, अभिमन्यु और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये शिवम की ताकत का सबसे बड़ा सबूत होता है। उनके सामने कि उसको हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके साथ साथ अभिमन्यु शिवम को यह भी बताता है कि उसने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया है जो पुष्पम विभूति के लिए काम करते थे, यानी बिल्ला और हाथी अब उनके कब्जे में है। वो जिंदा है और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें उस एंटीडोट के बारे में पता है। वो बताते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर काफी कीमती जड़ी बूटियां रखी हैं। ये सुनकर शिवम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उन जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहता था। तभी बिल्ला शिवम से मौत की भीख मांगते हुए कहता है कि वो एंटीडोट देने को तैयार है, बस वो लोग उसे एक आसान मौत दे दे। बिल्ला अभिमन्यु के टॉर्चर से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो शिवम से इस तरह की बातें कर रहा था। वो शिवम को लगातार प्रभु प्रभु बोलकर एड्रेस कर रहा था। शिवम ने बिल्ला की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहा, कहाँ है वो एंटीडोट, मुझे बताओ। शिवम का सवाल सुनकर बिल्ला ने तुरंत उसे जवाब देते हुए कहा, बिल्डिंग में एक काले रंग की अलमारी है जिसमें सारी जड़ी बूटियां रखी है। उस अलमारी में एक 26 नंबर का डिब्बा है
जिसके अंदर उस जहर का एंटीडोट बनाने का सारा सामान है। अगर हम उसे सही मात्रा में मिलाएंगे तो एंटीडोट बना सकते हैं। किस जड़ी बूटी को कितनी मात्रा में मिलाना है वो भी उसी डिब्बे के अंदर रखे कागज पर लिखा हुआ है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बिल्ला ने अपना जवाब दे दिया था, मगर उसे अभी भी डर था कि शिवम शायद उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए उसने दोबारा शिवम की तरफ देखकर शिवम को समझाते हुए कहा, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप मेरा यकीन कीजिए। आप तो वैसे भी जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ हैं, तो आप अपने एक्सपर्ट को भेजकर चेक करवा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो आप मुझे जो सजा देंगे वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 26 नंबर के डिब्बे में जड़ी बूटियों का सारा सामान मौजूद है। बिल्ला इस वक्त कुछ भी नहीं छुपा रहा था, क्योंकि अभिमन्यु ने उसे इतना टॉर्चर कर दिया था कि वो पूरी तरह से थक चुका था और अब वो और टॉर्चर झेलने के लायक नहीं बचा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि अगर उसने एंटीडोट का सही पता बता दिया तो शिवम उसे एक आसान मौत दे देगा। शिवम ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अभिमन्यु को लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी से पूछताछ करवानी है तो अभिमन्यु को भेजा जा सकता है, क्योंकि अभिमन्यु को लोगों से पूछताछ करके सही नतीजे पर पहुंचना आता है। उसके सजा देने का तरीका इतना खतरनाक है कि लोग उसकी सजा से कांप जाते हैं और उनके पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि बिल्ला और हाथी भी कोई आम योद्धा नहीं थे, वो भी काफी अच्छे योद्धा थे और उन्हें जिंदा पकड़ना अभिमन्यु और विश्वनाथ दिवाकर के लिए काफी सही साबित हुआ, क्योंकि उन दोनों को पकड़कर शिवम को उनसे काफी सारी जानकारी मिली थी। अगर वो उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाते तो शिवम एंटीडोट तक नहीं पहुंच पाता और पुष्पम विभूति के साथ ही उस एंटीडोट का राज भी खत्म हो जाता। बिल्ला की सारी बातें सुनने के बाद शिवम को उस पर भरोसा हो गया, क्योंकि बिल्ला के पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। शिवम ने तुरंत अभिमन्यु को ऑर्डर देते हुए कहा, अभिमन्यु ये सच बोल रहे हैं या झूठ, इसका पता लगाओ। अपने कुछ आदमियों को भेजो ताकि वो जड़ी बूटी की पूरी जांच कर सके। उस बिल्डिंग की अच्छे से छानबीन करना और उस बिल्डिंग की छानबीन करने के बाद इस पूरी जगह को साफ करवाओ ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। शिवम का ऑर्डर सुनकर अभिमन्यु ने सर हिला दिया। उसके बाद शिवम ने विश्वनाथ दिवाकर की तरफ देखकर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, मिस्टर दिवाकर, आप इन दोनों को लेकर जाइए और इनकी दवा दारू करवाइए। मैं नहीं चाहता कि इन्हें अभी कुछ भी हो। मुझे इनसे अभी और जानकारी निकलवानी है। ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इन्हें जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूं। शिवम का ऑर्डर सुनकर विश्वनाथ दिवाकर ने भी सिर हिला दिया। वहीं शिवम का जवाब सुनकर बिल्ला और हाथी काफी दंग रह गए। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि शिवम उन्हें जिंदा रखेगा। खैर, अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है ये तो उन दोनों को भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद जरूर थी कि वो कुछ वक्त के लिए और जिंदा रहने वाले हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वहीं शिवम का ऑर्डर मिलने के बाद अभिमन्यु और विश्वनाथ दिवाकर शिवम के ऑर्डर को पूरा करने में लग गए। अभिमन्यु वहां से चला गया और विश्वनाथ दिवाकर ने उन दोनों का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। अभिमन्यु को बिल्डिंग की छानबीन करनी थी, जिसके लिए उसे और लोगों की जरूरत थी, लेकिन वहां पर सिर्फ 3 लोग रह गए थे, रफीक पठान, माहिम योद्धा और अब्दुल मियां। वहीं विश्वनाथ दिवाकर और अभिमन्यु को ऑर्डर देने के बाद शिवम को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत करी, आखिरकार वो चीज जल्द ही उसके हाथ लगने वाली है। उसे पूरा भरोसा था कि बिल्ला इस वक्त झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि बिल्ला के पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं बची थी। उसका बॉस पुष्पम विभूति इस मुठभेड़ में मारा गया और अब वो किसी भी तरह अपनी जान बचाएगा। इसीलिए उसने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच बताया। बिल्ला और हाथी कोई आम आदमी नहीं थे, वो नाग योद्धा के काफी बड़े लीडर थे।
पुष्पम विभूति के दाहिने और बाहिने हाथ थे, तो उन्हें एंटीडोट के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो सकती है। अब शिवम को टेस्ट करना था कि ये कितना सच है और कितना नहीं। अगर ये सही एंटीडोट निकला तो ये उसकी सबसे बड़ी जीत होने वाली है। उसके दादाजी की जान बच जाएगी और उसके लिए इस वक्त इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु और विश्वनाथ दिवाकर के जाने के बाद शिवम ने रफीक पठान की तरफ देखा और रफीक पठान शिवम की आंखों को देखकर ही समझ गया कि वो उससे क्या कहना चाहता है। इसलिए उसने तुरंत अपने पीछे खड़े अब्दुल मियां और माहिम योद्धा विक्रम को अपनी उंगलियों से इशारा करके जाने के लिए कहा। रफीक पठान का ऑर्डर मिलते ही वो दोनों सिर झुकाकर वहां से चले गए, क्योंकि अब उन दोनों को भी पता था कि जब तक मिस्टर शिवम यहां है, रफीक पठान को कुछ भी नहीं हो सकता। जो इंसान अपने आप को आग की लपटों से बचा सकता है, वो रफीक पठान को भी हर मुसीबत से बचा सकता है। रफीक पठान का ऑर्डर मानते हुए अब्दुल मियां और माहिम योद्धा विक्रम वहां से चले गए। अब्दुल मियां और माहिम योद्धा विक्रम के जाते ही रफीक पठान ने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही गंभीरता से माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर शिवम, आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद मुझे गलत जानकारी दी गई थी। दरअसल इससे पहले कभी भी पुष्पम विभूति यहां नजर नहीं आया। वो आज रात को यहां अचानक आया, ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक और आश्चर्यजनक था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से जरूर कोई गलती हुई है। कोई तो है जो मेरी खबरों को इधर उधर फैला रहा है और उसी ने पुष्पम विभूति तक ये खबर पहुंचाई कि आज हम उसके अड्डे पर अटैक करने वाले हैं, वरना वो यहां कभी नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल रफीक पठान इस वक्त शिवम से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने शिवम की ताकत को देख लिया था, इसलिए उसे पता था कि शिवम से छुपने का अब कोई मतलब नहीं है। बेहतर यही होगा कि शिवम को सब कुछ सच सच बता दिया जाए, वरना उन दोनों के रिश्ते में शक की खाई और ज्यादा गहरी हो जाएगी। वहीं शिवम ने रफीक पठान की सारी बातें सुनी और कुछ देर सोचने समझने के बाद बड़ी ही गंभीरता से उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने भी पुष्पम विभूति से आगे जाकर लड़ने की कोशिश की है और तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को काफी गहरी चोटें भी आई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाओ और अपनी इन चोटों का इलाज करवाओ। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि भले ही पुष्पम विभूति मर चुका है, मगर नाग योद्धा और उनके लोग अभी भी जिंदा हैं और वो इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देंगे। इलाहाबाद में अभी ऐसे और भी कई लोग हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं और नाग योद्धा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ खड़े बाकी लोगों ने भी तुम्हें पुष्पम विभूति से लड़ते हुए देखा है। उन्हें ये बात पता है कि पुष्पम विभूति के सामने अरमाडा सेक्शन था। वो जरूर तुमसे दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें उसके लिए पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवम की ये बात सुनकर रफीक पठान को ये तो भरोसा हो गया कि शिवम उससे नाराज नहीं है, इसलिए उसने शिवम का शुक्रिया अदा करते हुए बड़ी ही गंभीर आवाज में शिवम से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शिवम। मैं तो डर ही गया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि अब हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी। आप मुझ पर शक करेंगे और शायद मैं आपका भरोसा दोबारा कभी नहीं जीत पाऊंगा, पर मुझे यह देखकर काफी अच्छा लगा कि आपको मुझ पर शक नहीं है। आपने मेरी परेशानी को समझा और जहां तक बात रही नागयोद्धा की, तो ये बात तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि नागयोद्धा इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। पुष्पम विभूति के मरने के बाद वो जरूर जापान से किसी और को भेजेंगे जो नागयोद्धा की बागडोर संभालेगा और यहां वो मुझसे लड़ने के लिए आएगा। उनका इतना बड़ा योद्धा मरा है, वो इतनी आसानी से अपने गुस्से को शांत नहीं करेंगे। खैर, नागयोद्धा पर अपनी नजर बनाए रखने के साथ साथ मुझे इस वक्त अपने क्षेत्र को भी देखना होगा। मुझे देखना होगा कि वो कौन है जो मेरी महत्वपूर्ण खबरें हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है, और अगर एक बार मुझे वो अपराधी मिल गया तो मैं उसे सबसे पहले आपको सौंपूंगा। आप ही तय करना कि आपको उसे किस तरह की सजा देनी है, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो आपका गुनहगार है।
उसने आपके प्लान को खराब करने की कोशिश की है तो उसे सजा देने का हक भी आप ही का होगा। रफीक पठान अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि वो दोबारा शिवम का भरोसा जीत पाए और शिवम को ये यकीन दिला पाए कि इन सारे मामलों में उसका कोई हाथ नहीं है। वो अभी भी शिवम के पास ही खड़ा था। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता था। ये मामला यहीं खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती भी यही खत्म हो गई है। एक बार अभिमन्यु, बिल्ला और हाथी से सारी जानकारी बाहर निकलवा ले, उसके बाद मैं खुद इलाहाबाद में एक एक जापानी को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इलाहाबाद पूरी तरह से नागयोध्या के लोगों से खाली करवा दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्या सच में शिवम ने रफीक पठान को माफ कर दिया है? आखिर अब शिवम का आगे का प्लान क्या होगा? क्या अपने दादाजी को एंटीडोट देने के बाद वो दिल्ली वापस चला जाएगा या कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? क्या नागयोध्या अपने किसी और आदमी को इलाहाबाद भेज पाएगा? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना कि अभिमन्यु और विश्वनाथ दिवाकर शिवम का ऑर्डर पाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अभिमन्यु को बिल्डिंग की पूरी छानबीन करके उस जड़ी बूटी तक पहुंचना था जिसके बारे में बिल्ला ने शिवम को बताया था, और इधर विश्वनाथ दिवाकर बिल्ला और हाथी को लेकर चले गए क्योंकि उन्हें उन दोनों की दवा करानी थी ताकि वो ठीक हो सके और शिवम उनसे सारी जानकारी हासिल कर सके। उन दोनों के जाने के बाद शिवम को रफीक से बात करनी थी, इसीलिए रफीक ने भी अपने दोनों आदमियों को वहां से भेज दिया क्योंकि वो शिवम से अकेले में बात करना चाहता था। जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए रफीक ने शिवम से माफी मांगी, मगर शिवम उससे नाराज नहीं था। शिवम ने रफीक को चौकन्ना रहने के लिए कहा क्योंकि शिवम को भी ये बात पता थी कि नागयोध्या इतनी आसानी से इस मामले को शांत नहीं होने देगा। उनका बहुत बड़ा योद्धा मरा है तो वो जरूर इस चीज का बदला लेने की कोशिश करेंगे। रफीक पठान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, मगर इसके साथ साथ वो अपने सेक्शन को भी देखना चाहता था। वो उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसकी वजह से आज का प्लान बर्बाद हुआ है। इसके साथ साथ रफीक पठान शिवम के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करना चाहता था। वो अभी भी शिवम के साथ खड़ा रहना चाहता था और बिल्ला जो कुछ भी जानकारी देगा उसकी मदद से वो नागयोध्या के और लोगों को ढूंढकर इलाहाबाद से उनका सफाया करना चाहता था। शिवम और रफीक के बीच बातें काफी अच्छी चल रही थी। रफीक को यह पूरा भरोसा हो गया था कि शिवम उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है और उस पर शक नहीं कर रहा, इसलिए उसने शिवम को इस जीत की बधाई देते हुए कहा, मिस्टर शिवम, पुष्पम विभूति की मौत से आप सिर्फ इस एंटीडोट तक ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि आपने प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट को भी पूरी तरह से हासिल कर लिया है और इस चीज के लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। कंग्रेचुलेशंस, अब पूरा प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट आपका है। रफीक पठान की बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही गंभीरता से उस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। ये बात तो मुझे भी पता है कि पुष्पम विभूति की मदद के बगैर राठौर परिवार और मित्तल खानदान कभी भी अकेले प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा। तुम सारी तैयारी करो, प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट पर अपना कब्जा बना लो। मैं बहुत जल्द उसके ऑफिस में विजिट करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए तुम सब कुछ हैंडल कर लेना। शिवम के लिए इतने बड़े सिटी प्रोजेक्ट का हाथ आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो इस बात को लेकर बहुत नॉर्मल था। उसे ये बात पता थी कि अब उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद का काफी मसला अब शांत हो चुका है। पुष्पम विभूति के मरने के बाद अब राठौर परिवार और मित्तल खानदान के पर भी अपने आप ही कट जाएंगे। अब उसे इन दोनों खानदानों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि राठौर परिवार चाहे अपने कितने भी एक्सपर्ट्स क्यों ना बुला ले, मगर वो तब भी शिवम का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगर शिवम को जल्द से जल्द प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट पर अपना कब्जा बनाना होगा और अपने जाल को अच्छे से बिछाना होगा। अभी नागयोध्या का कहर कुछ वक्त के लिए कम रहेगा और उन लोगों को अपने आदमियों को भेजने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। शिवम को इस टाइम का बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करना है और इसे अपने फेवर में लेकर आना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में शिवम को काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। तो
उसका तैयार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसे मित्तल खानदान और राठौर परिवार से डरने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो शांत था। उसने प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट का सारा काम रफीक पठान को सौंप दिया, क्योंकि उसे पता है कि रफीक पठान राठौर परिवार और मित्तल खानदान से अकेले ही निपटने में सक्षम है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे रफीक पठान की कोई पुरानी बात याद आई और उसने रफीक पठान की तरफ देखकर बड़ी ही गंभीरता से सवाल करते हुए कहा, हाँ रफीक, मुझे याद आया कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जिस वक्त हम बिल्ला और हाथी के बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त तुम मुझसे माहिम खानदान के बारे में भी बात करना चाहते थे। तुम मुझे मंडक नगर में रह रहे माहिम खानदान के बारे में कुछ बताना चाहते थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उन्हें क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले जब शिवम पठान खानदान नायरा पठान के मामले को शांत करने गया था, तब उसकी रफीक पठान से काफी अलग अलग चीजों पर भी चर्चा हुई थी, जहां प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी। उसके बाद पुष्पम विभूति और उसके दोनों आदमियों पर भी बातचीत हुई थी। वहीं रफीक पठान ने शिवम को यहां का पता दिया था और शिवम ने यहां अटैक करने के बारे में सोचा था। उस वक्त रफीक पठान ने शिवम को माहिम खानदान के बारे में कुछ बताया था, मगर शिवम उस वक्त पुष्पम विभूति का मसला शांत करना चाहता था, इसलिए उसने रफीक पठान को रोक दिया था और कहा था कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मगर अब शिवम चाहता था कि वो ये जाने कि आखिर रफीक पठान के दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल शिवम माहिम खानदान को बहुत पहले से जानता है। उसे पता है कि मंडक नगर में रह रहे छोटे से माहिम खानदान का कुछ वक्त पहले अंडरवर्ल्ड में बहुत ही बड़ा रुतबा था, मगर कुछ परेशानियों की वजह से उन्हें अंडरवर्ल्ड से अपने पैर पीछे खींचने पड़े और अब वो एक छोटे से गांव में एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। मगर उनकी ताकत का बखान करना किसी के भी बस की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि इंसान तलवार रख जरूर देता है, मगर तलवार चलाना भूलता नहीं। कुछ ऐसा ही केस माहिम खानदान के साथ भी था। शिवम को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनकी कलाओं की चर्चा सालों साल से होती आ रही है, मगर किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड से गायब कहां हो गए। क्यों इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्यों इन्होंने ताकत की दुनिया में जाने से इनकार कर दिया। खैर, माहिम खानदान के कुछ लोग अभी भी किसी न किसी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जैसे माहिम योद्धा विक्रम सालों से पठान खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है और वो रफीक पठान का सबसे भरोसेमंद आदमी है। वैसे ही शिवम माहिम खानदान के बड़े बुजुर्गों को भी जानता है। वो माहिम खानदान के राजा माहिम विभानंद से भी भली भांति परिचित है। उसे पता है कि उनकी ताकत असीम है। उसने उनकी ताकत, उनकी कलाओं और उनके किस्सों के बारे में बचपन में बहुत सुना है और वो उनसे बचपन में मिला भी है। जब वो छोटा था तो एक बार वो किसी छोटे से फंक्शन में गया था जहां उसकी मुलाकात माहिम विभानंद से हुई और वो उनके तेज को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया था। उस छोटे से बच्चे को आकर्षित करने के लिए उनका तेज काफी था। वो उनसे कुछ पूछना चाहता था, मगर उस वक्त उसके पास उतना समय नहीं था कि वो उनसे ज्यादा बातचीत कर सके। शिवम की बात को सुनकर रफीक पठान काफी ज्यादा गंभीर हो गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शिवम को वो बात अभी भी याद होगी। उसने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आप अभी माहिम खानदान के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मतलब ये जगह। रफीक पठान को इस तरह हिचकिचाते देख शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में उससे सवाल करते हुए कहा, मुझे तो इस जगह में कोई खराबी नजर नहीं आती। मेरे हिसाब से समय का जितना सही इस्तेमाल हो सके कर लेना चाहिए। यहां हम दोनों फ्री हैं, अकेले हैं तो हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। शिवम के काम करने के तरीके की गंभीरता को देखकर रफीक पठान काफी ज्यादा हैरान था। शिवम ने अभी अभी एक काम को खत्म किया था। उसने पुष्पम विभूति को हराया था और पुष्पम विभूति को हराना
कोई आसान बात नहीं थी, मगर उसे हराने के बाद भी शिवम के अंदर इतनी ताकत बाकी थी कि वो और काम पर भी अपना ध्यान दे सकता था, जो सच में हैरान कर देने वाली और काफी प्रोत्साहित करने वाली बात है। अगर शिवम की जगह कोई आम आदमी होता तो शायद कुछ वक्त के लिए आराम करने के बारे में सोचता, मगर शिवम ने तुरंत दूसरे काम की बात कर दी, जिससे रफीक पठान थोड़ा हिचकिचा रहा था। शिवम के सवाल को सुनकर उसने बड़ी ही गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर शिवम, मुझे इस बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अपना जवाब देने के बाद रफीक पठान कुछ देर के लिए शांत हुआ और फिर उसने अपनी बात को बड़ी ही गंभीरता से आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मिस्टर शिवम, मुझे आपसे काफी जरूरी बात करनी थी। मंडक नगर में रह रहे माहिम खानदान के ऊपर इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मुझे अपने सीक्रेट सोर्सेज से एक बहुत ही संदिग्ध जानकारी पता चली है। मुझे पता चला है कि माहिम खानदान के राजा माहिम विभानंद की मृत्यु निकट है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी वक्त से बीमार हैं। इस वक्त माहिम खानदान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपना अगला राजा चुनना, और अगर ये कार्य ठीक से नहीं किया गया तो ये माहिम खानदान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। रफीक पठान की बात सुनकर शिवम के कान खड़े हो गए। कहीं ना कहीं उसे भी ये बात समझ में आ गई कि जो भी मामला चल रहा है वो थोड़ा गंभीर तो है। शिवम को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि रफीक पठान को ये सारी जानकारी माहिम योद्धा विक्रम ने ही दी है, क्योंकि माहिम योद्धा विक्रम के अलावा कोई और ऐसा इंसान नहीं है जो माहिम खानदान की जानकारी रफीक पठान तक पहुंचा सके। अगर ये बात सच है कि माहिम खानदान के राजा माहिम विभानंद काफी ज्यादा बीमार है, तो ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब भी किसी खानदान में राजा का चुनाव होता है और ये जिम्मेदारी पहले वाले राजा से नए राजा को सौंपी जाती है, तो ये खानदान को पूरी तरह से उलट पलट कर देता है। कहीं ना कहीं ये चुनाव ही खानदान की आगे आने वाली जिंदगी को निश्चित करता है। यही फैसला बताता है कि खानदान ताकत की दुनिया में आगे बढ़ेगा या नहीं, उसके उसूलों, उसके संस्कारों को आगे बढ़ाया जाएगा या पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर एक सही राजा का चुनाव नहीं किया गया तो इसका खामियाजा पूरे खानदान को भुगतना पड़ सकता है। रफीक पठान की बात की गंभीरता को समझकर शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में उसे जवाब देते हुए कहा, तो तुम माहिम योद्धा विक्रम की मदद करना चाहते हो ताकि इस खानदान का अगला राजा उसे बनाया जा सके, है ना? शिवम रफीक पठान की बात को समझ चुका था। उसे पता था कि रफीक पठान क्यों माहिम खानदान के मसले में इतना फिक्र जता रहा है, क्योंकि वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी माहिम योद्धा विक्रम की मदद करना चाहता है। माहिम योद्धा विक्रम की मदद करना रफीक पठान का फर्ज भी है, और इस मदद से रफीक पठान को बहुत कुछ हासिल भी होगा। पूरे माहिम खानदान पर रफीक पठान का रुतबा स्थापित हो जाएगा। वो लोग रफीक पठान की इज्जत करने लगेंगे, और अगर रफीक पठान को कभी भी भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत होती है तो माहिम खानदान उसकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। ये बात रफीक भी जानता है कि माहिम खानदान की ताकत को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो अगर वो उनकी मदद करता है तो आगे उसे बहुत फायदा होने वाला है। आखिर माहिम खानदान की मदद करने के पीछे रफीक पठान का और क्या इरादा हो सकता है? क्या शिवम माहिम योद्धा विक्रम की मदद करने के लिए तैयार होगा? क्या माहिम योद्धा विक्रम को शिवम की यह मदद स्वीकार होगी? क्या माहिम योद्धा विक्रम माहिम खानदान के लिए एक सही राजा है? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना कि शिवम और रफीक पठान नागयोद्धा से आगे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर तभी शिवम को याद आता है कि रफीक पठान को उस माहिम खानदान के बारे में कोई बातचीत करनी थी। तो रफीक पठान शिवम को बताता है कि माहिम खानदान के राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इस वक्त माहिम खानदान के लिए अपने नए राजा को चुनना सबसे बड़ी मुश्किल है। शिवम समझ जाता है कि रफीक पठान ये चाहता है कि माहिम योद्धा विक्रम को अब अगला राजा बनाया जाए और इसलिए वो माहिम योद्धा विक्रम की मदद करना चाहता है।
जब शिवम रफीक पठान से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सवाल करता है तो रफीक पठान बड़ी ही गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहता है, जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। मैं यही चाहता हूं कि हम माहिम योद्धा विक्रम की मदद करें ताकि वो नया राजा चुन सके। मिस्टर शिवम, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों पर कितना भरोसा करेंगे और कितना नहीं, मगर माहिम योद्धा विक्रम मेरे साथ करीबन 15 सालों से है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस इलाहाबाद को छोड़कर जा रहा था तब माहिम योद्धा विक्रम और अब्दुल मियां ही थे जिन्होंने मेरा हाथ थामा था। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस ताकत थी, कुछ कलाएं थी जिनके बलबूते मैं अपना नाम कमाना चाहता था। और आज जब मेरे पास सब कुछ है तो ये दोनों आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि आप माहिम योद्धा विक्रम पर कितना यकीन करते हैं, पर मैं उस पर अपने परिवार से ज्यादा यकीन करता हूं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि माहिम योद्धा विक्रम जिस चीज को करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, जिसकी वफादारी निभाने का संकल्प ले लेता है, कभी उसके पीठ पीछे वार नहीं कर सकता। भले ही उस इंसान के लिए उसे कितनी भी गलत राहों पर क्यों ना चलना पड़े, मगर वो चलने से पीछे नहीं हटेगा। अगर उसने एक बार साथ का और वफादारी का वादा आपको दे दिया तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इस वक्त माहिम खानदान में विक्रम को हराने के लिए कई लोग मौजूद बैठे हैं। कई लोग उस राजगद्दी पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, और अगर वो गलती से भी उस राजगद्दी पर बैठ गए तो माहिम खानदान के संस्कारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपको तो पता है कि उन्होंने ताकत की दुनिया से अपना हाथ पीछे खींच लिया है, मगर उनके कुछ योद्धा आज भी अलग अलग खानदानों के युवराज और राजाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने शायद सेवा का धर्म अपनाया है, और उनका राजा भी कोई ऐसा ही होना चाहिए जो इस सेवा के धर्म को आगे बढ़ाए, ना कि इसको काटे। और मेरे हिसाब से माहिम योद्धा विक्रम राजा बनने की योग्य है। अगर कुलपति शिवम शाह हमारा साथ देंगे तो हम माहिम योद्धा विक्रम की मदद कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच का साथ देंगे, और जब भी हमें आपकी जरूरत होगी तो आप हमारी इस मामले में जरूर मदद करेंगे। कहीं ना कहीं अपनी बातों से रफीक पठान ने शिवम पर एक गहरा प्रभाव तो छोड़ ही दिया था। उसने कहीं ना कहीं शिवम के दिमाग में यह बात तो डाल ही दी थी कि माहिम योद्धा विक्रम एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और अगर शिवम उसकी मदद करेगा तो कहीं ना कहीं उसे एक योग्य जगह मिलेगी जो उसके लिए ही बनी है। अपनी बात रखने के बाद रफीक पठान ने कुछ देर का ब्रेक लिया और फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मिस्टर शिवम, आप कुलपति हैं, वो भी इलाहाबाद के सबसे बड़े खानदान के। अगर देखा जाए तो आपका फर्ज बनता है कि आप इलाहाबाद के लोगों की मदद करें, उनका साथ दें जब भी उन्हें आपकी जरूरत हो। अगर माहिम खानदान कोई छोटा मोटा खानदान होता तो शायद मैं कभी आपसे इस मसले में आने के लिए नहीं कहता, मगर ये बात आप भी जानते हैं कि उनकी जड़ें बहुत पुरानी है और उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरवर्ल्ड को बहुत अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती हैं। अगर वो ताकत की दुनिया में इस्तेमाल की जाए तो एक अलग प्रभाव भी डाल सकती है और सही प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए एक ऐसे राजा की जरूरत है जो सही प्रभाव पर काम करे, जो उन चीजों का सही इस्तेमाल करे, ना कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। और एक बात और, अगर माहिम खानदान में सारा मसला ठीक से सेटल हो गया और अगर माहिम योद्धा विक्रम उस खानदान का राजा बन गया तो कहीं न कहीं माहिम परिवार, शाह परिवार और पठान परिवार एक साथ मिलकर पूरे इलाहाबाद पर एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जब से हम आपके नेतृत्व में आए हैं, हम आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं। हम सही रास्ते पर चलने के इच्छुक हैं, मगर हमें सही रास्ता दिखाने वाला भी तो चाहिए ना। रफीक पठान की सारी बातें शिवम को साफ तरीके से समझ में आ रही थी, मगर उसने रफीक पठान की तरफ देखकर बड़ी ही गंभीर आवाज में उसे जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूं। मुझे यह भी पता है कि माहिम खानदान में एक
अच्छे नए राजा का चुनाव कितना ज्यादा जरूरी है। मगर ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो रफीक कि यह मामला बहुत ज्यादा बड़ा है और माहिम खानदान पुराने संस्कारों से बंधा हुआ है। उनकी जड़ें आज भी अपने पुरखों के साथ जुड़ी हुई हैं और राजा चुनने का उनका अपना एक अलग तरीका है। अगर हम उसमें दखलंदाजी देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उस खानदान के लोगों को यह पसंद ना आए। और तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं बहुत ही नई उम्र का हूं। लोग मुझे देखकर ही अपनी अलग अवधारणा बना लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनकी चीजों को समझ नहीं सकता, उनके संस्कारों को समझ नहीं सकता। कहीं ना कहीं मेरा वहां जाना विद्रोह खड़ा ना कर दे। तुम इस मामले के लिए अरमाडा सेक्शन के गुरुजी से बात क्यों नहीं करते? वो काफी पुराने ख्यालों के हैं। अगर वो वहां जाएंगे, उस खानदान की इस क्रिया का निरीक्षण करेंगे और उनके रहते ये सारा काम करवाया जाएगा तो सच की जीत होगी। उस खानदान के लोग उनका विरोध भी नहीं करेंगे, वो उनके फैसले का सम्मान करेंगे। मगर हम गए तो हो सकता है कि हमारे फैसले का उतना सम्मान ना किया जाए। कहीं ना कहीं शिवम ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। आज तक शिवम जहां भी गया, लोग उसे देखकर अपनी अलग ही सोच बना लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शिवम को कुछ नहीं आता। और जाहिर सी बात है कि माहिम खानदान में भी ऐसा ही होगा। शिवम की बात सुनकर रफीक पठान काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे शिवम की बातों से ऐसा लगा कि शिवम इस मामले में उसकी मदद नहीं करना चाहता। रफीक पठान ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि माहिम खानदान एक बहुत बड़ा खानदान है और उसकी ताकत को अपने कब्जे में कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। रफीक पठान इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसे ये बात पता थी कि वो अकेले इस खानदान पर अपना कब्जा नहीं बना सकता। अकेले वो उन लोगों को ये नहीं समझा सकता कि उनके लिए माहिम योद्धा विक्रम ही उनका सही राजा है। इसीलिए वो शिवम के पास आया था ताकि वो शिवम की ताकत के साथ मिलकर उन लोगों को ये समझाए कि माहिम योद्धा विक्रम ही उनके लिए सही है। और अब शिवम ने भी ऐसी बात कह दी जिससे रफीक पठान को बहुत बड़ा झटका लगा। शिवम की बात खत्म होते ही रफीक पठान ने बड़ी ही गंभीर आवाज में शिवम को जवाब देते हुए कहा, मिस्टर शिवम, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझता हूं, पर मैं इस मामले में गुरुजी को नहीं ला सकता। दरअसल अगर मैं आपको सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मेरे युवराज बनने के बाद ये मेरी पहली परीक्षा है जो मुझे गुरुजी ने दी है। मुझे किसी भी तरह माहिम खानदान का ये मसला सही रास्ते पर लेकर आना है और आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी की अपनी अलग पहचान है, उनकी अपनी अलग दुनिया है। वो इस मोह माया की दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं और ताकत की दुनिया में अपना सिक्का नहीं आजमाते। जब से उन्होंने संन्यास लिया है वो कभी भी इलाहाबाद नहीं आए हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद करने के लिए वो आगे आएंगे। मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर हम मिलकर उन्हें समझाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वक्त बाद उन्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि माहिम योद्धा विक्रम उनके लिए एक सही राजा है। क्योंकि हम किसी और इंसान को तो उनके खानदान का राजा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके ही खानदान के एक सदस्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडक नगर के लोग और माहिम खानदान के सदस्य इस ताकत की दुनिया से और इस आगे बढ़ रही दुनिया से बहुत पीछे हैं। माहिम योद्धा विक्रम उनके बीच का एक पुल बन सकता है। वो मंडक नगर को इलाहाबाद से जोड़ सकता है, जिससे दोबारा माहिम खानदान के लोग एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहें, एक नए एक्सपीरियंस की तरफ आगे बढ़ना चाहें, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और ये बात सिर्फ आप और मैं ही उन्हें समझा सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कहीं ना कहीं रफीक पठान जो कुछ भी बोल रहा था वो गलत नहीं था और शिवम उसकी सारी बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर उसकी बातें सुनने के बाद शिवम ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपना जवाब रखते हुए कहा, ठीक है, हम इस बारे में जरूर सोचेंगे, मगर उसके लिए तुमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक इलाहाबाद में चीजें दोबारा ठीक नहीं हो जाती
तब तक मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं एक बार इलाहाबाद में शांति देखना चाहता हूं और उसके बाद हम इस मसले पर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? शिवम का जवाब सुनकर रफीक पठान की जान में जान आई। उसे सुकून मिला कि कम से कम शिवम इस मसले पर उससे बात करने के लिए तैयार तो हुआ। शिवम का जवाब सुनकर उसने तुरंत शिवम को जवाब देते हुए कहा, जी, आप जैसा कहेंगे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। आप जब भी इस मसले पर बात करने के लिए फ्री हो और आपको जब भी लगे कि हम इस बारे में आगे डिस्कशन कर सकते हैं तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। अब बस मुझे एक मैसेज भिजवा दीजिएगा। शिवम और रफीक की बात खत्म होने ही वाली थी कि तभी वहां अभिमन्यु आ गया और उसने उन दोनों की बात को बीच में काटते हुए शिवम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शिवम, ये रहा वो डिब्बा जिसके अंदर सारी जड़ी बूटियां मौजूद है और एक कागज भी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कौन सी जड़ी बूटी कितनी मात्रा में डालनी है। अभिमन्यु के हाथ से वो डिब्बा लेने के बाद शिवम के अंदर इतना सुकून आया जैसे मानो उसे आज संजीवनी बूटी मिल गई हो। ये सोचकर कि अब वो दोबारा अपने दादाजी को ठीक कर पाएगा, वो बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में भी आंसू छलक उठे। ये देखकर अभिमन्यु और रफीक पठान भी थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने आज से पहले कभी भी शिवम को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि शिवम के लिए इस जड़ी बूटी तक पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी था। उस जड़ी बूटी को लेने के बाद शिवम ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि वो अपने आदमियों के सामने अपनी कमजोरी को नहीं दिखाना चाहता था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, बाकी जड़ी बूटियों के बारे में भी पता कर लो और उसके बाद सुरक्षित वापस आ जाना। तब तक मैं अकरम के साथ निकलता हूं। बहुत रात हो गई है, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। रफीक, तुम भी घर वापस चले जाओ। तुम्हारी दादी जी को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। क्या इस जड़ी बूटी से शिवम के दादाजी ठीक हो जाएंगे? क्या शिवम का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या माहिम खानदान शिवम और रफीक पठान के सुझाव को अपनाएगा?